जानेंगे तो ये पहला न्यूज आपके स्क्रीन पर जो है जो आपको दिख रहा है, डी वाई चंद्रचूड़ इज स्वान इन एज द 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपके स्क्रीन पर ये न्यूज़ है और हम लोग समझेंगे कि ये न्यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर ये देख चुके होंगे कि अगर 50वें न्यायाधीश बने हैं डी वाई चंद्रचूड़, तो नॉर्मली एक प्रक्रिया होती है कि एक किसी का जो है वो अगर रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद दूसरा आएगा। लेकिन अगर डी वाई चंद्रचूड़ को ही क्यों चुना गया और डी वाई चंद्रचूड़ साहब ही ऐसे काबिल थे क्या इस समय, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और इनके फैसलों पे जो है वो बात करेंगे, तो बने रहिएगा। सबसे पहले हमें जानना है दोस्तों कि ये टॉपिक कहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। ये टॉपिक जो है दोस्तों वो जीएस पेपर 2 के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और जीएस पेपर 2 में अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित ये टॉपिक है। आप अगर मेंस का सिलेबस देखोगे तो इंडियन पेपर 2 में आपको नज़र आएगा, जीएस पेपर 2 में। और प्रीलिम्स में आप जान रहे हैं कि जीएस पेपर 1 में जो है ये सीधे टॉपिक ही है। जो प्रीलिम्स का टॉपिक है वो है आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, राज्य व्यवस्था और संविधान के नाम से है। अब राज्य व्यवस्था और संविधान के अंतर्गत अगर आप जाएंगे दोस्तों तो आपको एक टॉपिक देखने को मिलता है जिसको कि हम जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका से संबंधित टॉपिक देखते हैं। वहाँ से संबंधित ये टॉपिक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। अब इसी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये वर्तमान में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 50वें नंबर के न्यायाधीश हैं। और सबसे इत्तेफाक की बात है दोस्तों इस वर्ष की कि 2022 ही एक वर्ष है जिसमें भारत सरकार या भारत के जो जनता है यानी कि हम लोग जो हैं वो तीन जो हैं वो हम लोगों ने मुख्य न्यायाधीश देखे हैं। यानी कि 2022 में अगर हम बात करें दोस्तों तो 2022 में 3 मुख्य न्यायाधीश कौन कौन मिले, तो 48 नंबर के, 49 नंबर के और 50 नंबर के। 48 नंबर पे जो है वो रमन्ना साहब हैं, 49 नंबर पे जो हैं वो यू ललित साहब हैं और 50 नंबर पे आप देख रहे हैं चंद्रचूड़ साहब हैं। तो ये 2022 एक ऐसा वर्ष है जिसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को जो है वो 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिले हैं। और ये भारत की आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो प्रथम बार ऐसा हुआ है कि भारत की आज़ादी के बाद भारत को जो है एक ही वर्ष में जो है वो 3 आपके न्यायाधीश जो हैं मिले हैं। तो राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम हुआ दोस्तों, और राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में जब ये प्रोग्राम हुआ तो न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ साहब को जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है राष्ट्रपति भवन में जो समारोह हो रहा था और छोटे लेवल का एक समारोह हुआ और उसमें इनको जो है वो क्या कराई गई, शपथ दिलाई गई, है ना। किसके रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में, चीफ जस्टिस के रूप में। अब डी वाई चंद्रचूड़ के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो पूरा नाम है वो नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था आपके स्क्रीन पर जो है 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ देखने को मिल रहे हैं। इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है ना। ये इनका जो है ये पूरा नाम आपको आपके स्क्रीन पर जो है देखने को मिल रहा है, डी वाई चंद्रचूड़। और डी वाई चंद्रचूड़ के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है, अच्छा देखिए बड़ा इत्तेफाक है ना कि जिस दिन इनका जन्म है उसके जस्ट पहले जन्मदिन के रूप में जो है इनको तोहफे के रूप में क्या मिला, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद मिला। आप देखिए आज 11 नवंबर है और आज 11 नवंबर और उसके जस्ट पहले इनको बर्थडे गिफ्ट जो है वो क्या मिला है कि ऐसा सोचो, ऐसा बर्थडे गिफ्ट आपको मिल जाए कि आज आपका मान लीजिए बर्थडे है, उसके पहले आपको यूपीएससी की तरफ से एक लेटर आ रहा है कि आप जो है वो आईएएस या आईपीएस के पोस्ट पे जो है वो सेलेक्टेड हैं, या स्टेट पीएससी दे रहे हो तो इलाहाबाद से एक लेटर आपके घर पे चल के आ रहा है कि भैया तुम अब ज्वाइन करने वाले हो, अब तुम ज्वाइन करने आओ। मतलब कितना अच्छा वो समय होता होगा ना, है ना। अब सोचो कि चंद्रचूड़ साहब के लिए भी जो है इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट क्या होगा कि एज ए स्टूडेंट जो है वो लॉ की इन्होंने पढ़ाई शुरू की और हर लॉ के स्टूडेंट का एक ही सपना होता है कि वो भारत का लॉ के फील्ड में जो सबसे वरिष्ठ स्थान होता है उसको ले, है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोग का भी एक सपना यही होगा कि हमने पढ़ाई जो है वो यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए की और हमें बर्थडे गिफ्ट में क्या मिल जाए, बर्थडे गिफ्ट में हमारा जो सपना है वही हमें मिल जाए तो उससे बेहतर क्या होगा, है ना। तो ठान लीजिए दोस्तों कि आने वाले बर्थडे गिफ्ट में आपको वही पाना है। आज के बाद आपको बर्थडे गिफ्ट में कपड़े, खिलौने, गाड़ियाँ, किताबों से काम नहीं चलेगा।
अगला जो भी बर्थडे आपका होगा उस बर्थडे गिफ्ट में आप अपने सपनों को जो है साक्षात करके या सपनों को जो धरातल पर उतार के ही जो है अपने आप के लिए बर्थडे गिफ्ट माने जो है वो डिज़र्व करोगे, है ना। तो यही प्रण आज ले लीजिए आप लोग कि आपका भी बर्थडे गिफ्ट जो है वो आपका सपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए। तो मैंने इनके बारे में आपको बताया। अब इनका जो कार्यकाल होगा, ये पूरा कार्यकाल जो है वो अगले साल तक, यानी कि जो अगला बर्थडे ये मनाएंगे, है ना, और उसका अगला बर्थडे मनाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये इनका जो कार्यकाल होगा वो 10 नवंबर 2024 तक जो है वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जो है वो ये काम करेंगे। कब तक काम करेंगे? तो मतलब 2 बर्थडे जो है वो करेंगे और उसके बाद बर्थडे के साथ ही जो है इनकी जो है वो विदाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ये आपके हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कई सारी संस्थाओं में भी जो है वो बहुत ही ऊपर के पद, जैसे कि नालसा जो संस्था है, ठीक है ना, नालसा न्याय सबके लिए एसेस टू द जस्टिस। तो न्यायलसा में अगर हम बात करें जो कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण है, उस पर पूर्व पदेन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए उत्तर प्रदेश के यूपी पीसीएस के जो देने वाले स्टूडेंट हैं वो इनको बहुत पसंद करते हैं, है ना। यूपी पीसीएस देने वाले स्टूडेंट इसलिए पसंद करते हैं कि यूपी पीसीएस में जब आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, तो उस समय एक यादव साहब थे, अनिल यादव जी, है ना। अब अनिल यादव जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा जो है बार बार जो है वो प्रश्न चिन्ह ये लगता था कि जाति के आधार पर जो है वो क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। कितना सही है मुझे नहीं पता है ना। ये मैंने कहा कि स्टूडेंट जो है इलाहाबाद में जो रह के तैयारी कर रहे थे पीसीएस की, या जो भी स्टूडेंट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये बार बार जो है क्लेम करते थे, है ना। कई बार जांच हुई। और अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के रूप में जो है इन्होंने ऐसे ऐसे फैसले सुनाए थे जिनको देखकर जो है वो उत्तर प्रदेश के छात्र तो जो है वो DY चंद्रचूड़ साहब के जो है वो मुरीद हो गए थे, एकदम फैन हो गए थे कि यार जज तो हो तो ऐसा हो, जो एकदम फैसला ऑन द स्पॉट सुनाता है और फैसला जो है वो हमेशा लीक से हटकर होता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो है ये वैसे चंद्रचूड़ साहब जो है वो नेटिव जो है इनका मुंबई है, मतलब महाराष्ट्र फैमिली के हैं, है ना। तो कुल मिलाकर बात करें तो इसके अलावा बॉम्बे उच्च न्यायालय के भी जो है पूर्व न्यायाधीश के रूप में जो है काम कर चुके हैं। इसके अलावा इनके फैसलों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इनके जो फैसले हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी का फैसला है, निजता के अधिकार के बारे में हम बात करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि देखिए मेरे जीवन में कोई ताक झांक ना करे, है ना, मेरा एक निजी जीवन हो, ठीक है। तो निजी जीवन हो, निजता का अधिकार हो, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के बारे में, निजता के अधिकार के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है। ये चंद्रचूड़ साहब ही हैं जिन्होंने कि क्या किया, निजता के अधिकार के ऊपर जो है बात की और कहा कि देखिए निजता का अधिकार जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट्स है। अच्छा, एक बात इत्तेफाक की आपको मैं बताऊं, ये भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में ये एक बहुत ही अनोखा पहल है कि पिता और पुत्र दोनों की अगर हम बात करें तो पिता और पुत्र दोनों जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब के पिताजी की अगर हम बात करें तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ साहब भी जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो हैं वो अपनी सेवा जो है वो दे चुके हैं, ठीक है ना। ये भी आपको जानना है। तो मैंने क्या बताया, एक चीज़ और भी आप ध्यान रखिएगा, इनके पिताजी का जो नाम है वो क्या है, YV चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और ये भी बड़े तेज तरार थे। Y फॉर यशवंत। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्रीय फैमिली में जो है या साउथ की फैमिली में आप देखेंगे कि क्या किया जाता है कि पिता का भी नाम जो है वो जोड़ा जाता है। तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो इनके पिताजी थे, इन्होंने भी जो है वो अपनी सेवा जो है वो बिल्कुल जो है दी थी, ठीक है ना। तो मैंने कहा निजता के अधिकार के बारे में इन्होंने जो है एक बहुत शानदार फैसला दिया था। और ये जो फैसला आपको जो दिया था निजता के अधिकार के बारे में, एक मामला आया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया था तो ये आप जानो कि भारतीय संविधान में जो संविधान के जब भी संविधान के दृष्टिकोण से और खासकर अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों के संबंध में जब कभी बात होती है तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठता है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जब निजता के अधिकार के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करें तो 9 जजों की जो है वो क्या बैठी थी, बेंच बैठी थी। 9 जजों की जो है वो पीठ बैठी थी जिन्होंने इस पर फैसला किया था कि ये निजता का अधिकार क्या है। तो 9 न्यायाधीशों ने जो है जो निर्णय लिया, उस निर्णय में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निजता का अधिकार जो है वो क्या है, आपका
फंडामेंटल राइट है। और आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि हमारे जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ साहब, ये इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी इसको लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक दूसरी अभी हाल फिलहाल हमने करंट अफेयर्स पे बात भी की है। करंट अफेयर्स में जो बात की है वो थी हमारी गर्भपात को लेकर। और आपको याद है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां हम लोग आर्टिकल 14 के बारे में अगर हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि आर्टिकल 14 जो है वो कैसे, जब लॉ सभी के लिए समान होगा, तो आर्टिकल 14 जब ये बात कह रहा है, जबकि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिस फंडामेंटल राइट्स में हम बात करते हैं कि सभी के लिए समान जो है वो कानून होगा, तो उसमें जो है एक गर्भवती महिला और एक माफ़ कीजिए एक शादीशुदा महिला और एक आपकी बिना शादीशुदा महिला है, उन दोनों महिलाओं के अंदर केवल इस आधार पर भेदभाव कैसे किया जा सकता है कि विवाहित और अविवाहित का जो गर्भपात कराने का जो अधिकार है उसमें अंतर कर दिया जाएगा। अब एक पीठ बैठी थी दोस्तों, जिस पीठ की अध्यक्षता जो है वो चंद्रचूड़ साहब ही कर रहे थे, और इस पीठ ने जो है जो फैसला दिया दोस्तों, एक माइलस्टोन फैसला दिया। और फैसला क्या दिया कि गर्भ व्यवस्था के 20 से 24 सप्ताह के बीच में गर्भपात का अधिकार जो है वो अविवाहित महिलाओं को भी दिया गया। और ये पूरा का पूरा जो मामला था वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट था। क्या था? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था 2021 का। और ये माइलस्टोन फैसला था जिसमें कि अविवाहित महिलाओं को भी जो है वो गर्भपात कराने के अधिकारों के बारे में बात की गई थी, है ना। तो ये भी एक माइलस्टोन फैसला था, है ना। अब देखिए, बार बार आप चंद्रचूड़ साहब को जितना आप करीब से जानोगे तो चंद्रचूड़ साहब के फैसले को देखकर आपको थोड़ा सा दंग भी होगा। लेकिन अगर आप उस स्थान पर खड़े होकर सोचोगे कि यार अधिकार तो सभी के लिए होते हैं, है ना, तो अधिकारों में हम भेदभाव क्यों करें। एक बहुत बड़ा इन्होंने जो फैसला लिया था दोस्तों, जिसके लिए जो है इनका काफ़ी विरोध भी हुआ था और कहा भी गया था, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने समर्थन भी कहा। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब हम बात करते हैं अपने भारतीय समाज में, तो भारतीय समाज में जब हम विवाह के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो विवाह हम क्या देखते हैं कि पुरुष और महिला के बीच में ही विवाह होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में जो है वो पुरुष महिला के अलावा जो विवाह की जो प्रचलन है आजकल, हम क्या देखते हैं, आपको गे विवाह, लेस्बियन विवाह, है ना, ट्रांसजेंडर क्षेत्र, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक समाज और भी होता है दोस्तों जिसको कि LGBTQ कहा जाता है। LGBT और Q कहा जाता है। अब इसी को लेकर एक फैसला था दोस्तों, और ये फैसला अगर हम बात करें कि भारतीय इतिहास में लिए हुए सभी फैसले में से सबसे बड़ा फैसला था, जहां ऐसे व्यक्तियों को जो है वो कानूनी प्रावधान दिया गया। और इसमें इंडियन पैनल कोड की जो एक धारा थी, जिसको कि हम IPC की धारा 377 कहते हैं, है ना, इंडियन पैनल कोड की एक धारा थी दोस्तों 377। तो IPC की धारा 377 में जो है वो आंशिक रूप से जो है इसको समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि समान लिंग वाले जो भी अगर कोई संबंध बनाते हैं तो उन संबंध को है वो अपराध से मुक्त किया जाएगा, यानी पुरुष पुरुष के साथ, महिला महिला के साथ। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। आपको ये फैसला अजीब सा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी क्या है कि सेम जेंडर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे कई सारे विवाह पुरुष पुरुष के साथ, महिला महिला के साथ। और आजकल तो एक विवाह और भी प्रचलन में शुरू हो गया है कि स्वयं का विवाह स्वयं के साथ, जिसमें गुजरात का एक केस आपने देखा जिसमें एक लड़की ने खुद से ही खुद की शादी कर ली, क्योंकि उसने कहा कि मेरी जो नीड्स है वो मैं ही पूरा कर सकती हूँ, मेरी सोच में जो है मैं ही पूरा कर सकती हूँ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फैसले जो हैं जो कि एक माइलस्टोन है, इस पर भी अगर हम बात करें तो फैसला देने वाली जो टीम थी उस टीम में अगर हम बात करें तो चंद्रचूड़ साहब ने जो है फैसला जो है वो दिया था। इसके अलावा एक और माइलस्टोन फैसला अगर हम उनके बात करें तो दोस्तों आधार योजना की वैधता को लेकर जो है ये फैसला दिया गया। आपको याद होगा दोस्तों, या आपको पता भी होगा कि जब आप कहीं होटल में ठहरने जाते हैं या अगर आप कहीं सिम कार्ड लेने जाते हैं तो आप आधार कार्ड का जो है वो कॉपी देते हैं। और आधार कार्ड के जो नंबर्स होते हैं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आपके आधार कार्ड का जो है वो दुरुपयोग किया जाता है।
ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का दो फैसला आया, एक आया कि आधार कार्ड कितना वैध होना चाहिए, और एक दूसरा फैसला जो कि अभी हाल फिलहाल में आया, वो फैसला क्या आया कि जब आप आधार कार्ड देते हैं तो आपका जो भी डिजिट होता है उस डिजिट में मात्र लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं वही आपको दर्शाने हैं। आगे के डिजिट को क्या कर सकते हैं, आप हाइड कर सकते हैं, जिसके चलते आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग ना हो। ये भी जो है, ठीक है ना, ये भी जो है एक अच्छा फैसला है ना। स्पीड फास्ट है, ठीक है, स्लो कर लेते नहीं तो फिर गला पकड़ लेगा। कल हुआ क्या कि कल मैं जैसे ही करंट की क्लास, ये आपकी ज्योग्राफी की क्लास ख़त्म किया, उस क्लास के तुरंत बाद क्या हुआ, मेरे मुंह से आवाज़ निकलना ही बंद हो गया था। ठीक है, आवाज़ ही नहीं आ रही थी, पूरा ये गला कान सब भयंकर दर्द कर रहा था। तो मैं, अच्छा हुआ स्पीड स्लो कर देते हैं, और एक बार फटाफट जो है वो क्लासेस के लिंक को जो है वो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, है ना, अपने सारे मित्रों के साथ, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए स्पीड स्लो कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि एक फैसला आपको आधार कार्ड के संबंध में, इसके अलावा एक और भी माइलस्टोन फैसला हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, सबरीमाला केस आप सभी को याद है। और आपको पता है सबरीमाला केस में जो केस क्या था, सबरीमाला केस दोस्तों, केरल में सबरीमाला मंदिर है, और इस सबरीमाला मंदिर में क्या है कि जो महिलाएं जिनको माहवारी आती है, माहवारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और आप जानते हैं दोस्तों कि नॉर्मली अगर हम बात करें जो कि एक जैविक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रक्रिया होगी नहीं तो पृथ्वी पर जीवन जो है वो एक नए जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती है। तो हम जानते हैं दोस्तों, माँ बहनें हमारी, बेटियाँ हमारी, है ना, इस प्रक्रिया के माध्यम से गुजरती हैं। सबरीमाला मंदिर जहाँ ये कहा गया कि जो भी महिला जिनको कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, माहवारी आती है, उनका प्रवेश वर्जित है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ उन महिलाओं का प्रवेश जो वर्जित था, या उन जिनकी उम्र जो है वो 10 साल से ऊपर और 45 साल या 50 साल से नीचे की हो, क्योंकि माना जाता है कि ये जो जैविक प्रक्रिया जो है 10 से 11 साल से शुरू हो जाती है, और जो मेनोपॉज का पीरियड आता है वो 45 से 50 साल के बीच में आता है। और सबरीमाला मंदिर के बारे में बात किया जाता है तो कहा जाता है कि यहाँ सबरीमाला मंदिर में जो ईश्वर हैं वो क्या हैं आपके, वो एकदम से अगर हम बात करें तो ब्रह्मचर्य का जो है वो पालन करते हैं, और माना जाता था कि इससे जो है वो क्या हो जाएगा, वो मंदिर का जो प्रांगण है वो अशुद्ध हो जाएगा। अब इसी को लेकर जो है वो जो भारत की जो महिला के जो फेमिनिस्ट थी, जो महिला कार्यकर्ता थी, उन्होंने जो है वो क्या किया कि इसके विरोध में अपनी बात की। और सबरीमाला केस में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही विवादित, एक्सेस विवादित जिसको मामला कह सकते हैं, उन मामलों में से एक मामला था। और पता है इस मामले में महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार मिले, इस पे एक बहुत ही कठोर निर्णय जो लिया गया। उस निर्णय में जो टीम थी उसमें चंद्रचूड़ साहब जो हैं मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि जब भारत का संविधान ये कहता है कि हम किसी के खिलाफ जो है सभी के समान अधिकार है, तो हम इसमें इंटरफेयर क्यों नहीं कर सकते हैं, यानी कि सभी महिलाओं को जो है वहाँ मिलना, वहाँ जाने का जो है वो परमिशन है। बहुत ही विवाद था, बहुत ही इसको लेकर हिंसा हुआ। जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने विरोध भी है कहा, इन्होंने किया भी कि देखिए सबरीमाला को बचा लीजिए। ये आपको पोस्टर भी दिख रहा होगा, आई एम नॉट एन एजुकेटेड इलिटरेट सेव सबरीमाला। महिलाओं ने ही जो है वो विरोध प्रदर्शन किया। तो बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिसमें कि चंद्रचूड़ साहब ने अपनी योग्यता, अपनी जो काबिलियत है उसका प्रदर्शन किया। इसको लेकर अगर हम बात करें तो बच्चियों के लिए जो है वो चंद्रचूड़ साहब ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, और वो डिसीजन किस में था कि जो सशस्त्र बल है उस सशस्त्र बल पे महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशनिंग का जो मार्ग है वो प्रशस्त करने वाला जो नियम था, यानी कि परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन इंडियन आर्मी, इसमें भी जो निर्णय लेने वाली टीम थी, उस निर्णय लेने वाली टीम में जो है वो चंद्रचूड़ साहब का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो अगर चंद्रचूड़ साहब का मेन अगर हम बात करें तो आप समझेंगे कि भारतीय इतिहास में शायद ही कोई ऐसा चीफ जस्टिस के पद पर व्यक्ति पहुंचा हो जिसने भारत के इतिहास में इतने बड़े बड़े फैसले अपने कार्यकाल में लिए हों, और ऐसे फैसले जो भविष्य के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है वो माइलस्टोन भी बन जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं, ये सारी प्रक्रिया तो हमने देखा, अब हमारी जो प्रक्रिया है इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, ये मैंने कहा ना कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 चीफ जस्टिस जो हैं एक साथ बने हैं। रमन्ना साहब जो हैं वो आपको दिख रहे हैं, ललित साहब जो हैं यू ललित साहब ये आपको दिख रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं चंद्रचूड़ साहब हैं। तो ये
2022 की अगर हम बात करें तो 2022 ही एक ऐसा समय है जिस समय में हम क्या देख रहे हैं कि भारत को जो है वो 3 चीफ जस्टिस जो हैं वो मिले हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही, ललित साहब का अगर हम कार्यकाल देखें तो बहुत छोटा सा कार्यकाल था, है ना। चंद्रचूड़ साहब का कार्यकाल जो है वो 2 साल का मिला है, यानी कि 2023 में और 2024 के अंत तक जो है, नवंबर तक जो है, 10 नवंबर तक अगर हम बात करें तो भारत को अब कोई जल्दी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं मिलने वाला। अब समझिए कि जब जस्टिस है तो ऐसे फैसले लिए, चीफ जस्टिस होंगे तो कैसे कैसे फैसले लेंगे वो आप देखते रहिए। लेकिन अब फिर से प्रश्न यही उठ जाता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। मैं अपने शब्दों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है ना। अगर कभी आपसे आयोग प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किस आर्टिकल के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है, आपको हो सकता है कि आर्टिकल 3-4 लिखें और सबसे नीचे एक ऑप्शन दे दे उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप फटाक से उस पर क्लिक कर दीजिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं पर, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया जो है वो उल्लेखित नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? मैंने बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट किया कि आपके दिमाग में जो है ये बात बन जाए। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती कैसे है। दोस्तों, भारतीय संविधान में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जो परंपरा है, वो परंपरा जो है वो उत्तराधिकारी के नामकरण की परंपरा है। यानी कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो बता के जाएगा कि मेरे बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनना चाहिए, वो रिकमेंड करेगा, है ना। तो रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो निर्भर है। वैसे अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के बारे में आप लोग को कुछ जान जाना चाहिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के बारे में अगर हम बात करें तो 124 का क्लॉज 1 क्या कहता है ये आपको जानना होगा। आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 124 का क्लॉज 1 क्या कहता है। तो 124 का क्लॉज 1 यही कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है ना। बस इतना ही कहा गया है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक बात और भी जोड़ी गई है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। बस इतना ही लिखा हुआ है, इसलिए कभी भी आप लोग इस स्टेटमेंट को पढ़कर कंफ्यूज नहीं होंगे। अब परंपरा क्या है, तो मैंने कहा कि जो भी होगा अपना उत्तराधिकारी जो है वो तय करके जाएगा। तो परंपरा के अनुसार हम क्या देखेंगे कि जो भी निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश होगा वो वरिष्ठता के आधार पर अपने उत्तराधिकारी का जो है वो सिफारिश करेगा और केंद्रीय कानून मंत्री प्रधानमंत्री को जो है वो सिफारिश भेजेंगे और उसके बदले में राष्ट्रपति को जो है वो क्या करेंगे कि नियुक्ति के मामले में सलाह देंगे। तो ये प्रक्रिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति की, है ना। क्लियर रहिएगा, यही प्रक्रिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की। कैसा लगा पहला टॉपिक ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आया हो तो अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा लीजिएगा, पसंद आया होगा तो अपने सारे मित्रों के पास क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, पसंद आया होगा तो जो नहीं भी पढ़ने वाले हैं, आप जानते हैं आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, जैसे कि पापा आपके, दादाजी आपके, जो कि बड़े बतकही करते हैं। बतकही इन द सेंस कि वो स्थान पर जाते हैं, बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो समाचारों में जो पढ़ते हैं उसी पर चर्चा करते हैं। तो क्यों ना आप उनको ये क्लास दिखाएं कि अब जो उनकी कल से चर्चा होगी या आज शाम को अगर चाय की दुकान पर अगर वो तफरी करने पहुँचे, यानी कि बात करने पहुँचे, तो वो एक फैक्ट के साथ जो अपनी बातों को रखें कि क्या है, क्यों है, कब है, कैसा है और कहाँ है ना। इन सारी बातों के ऊपर वो अपनी बात को जब रखेंगे तो उनके बातों में जो है वो वज़न आएगा और लोग उनसे पूछेंगे कि शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, पांडे जी, सिंह जी, राय जी, है ना, या अन्य जो जो भी जी लोग हैं, ये ज्ञान मिला कहाँ आपसे, तो तुरंत बताएंगे कि तक्षशिला यूपीएससी आईएएस पीसीएस का जो चैनल है वहाँ अनूप सर हैं, बड़ा शानदार एनालाइज करते हैं न्यूज़ को, तो आप भी ज़रूर देखें। तो ये काम आपका है ना। तो फटाफट जो है वो अपने सारे गार्जियन के साथ भी आप इस क्लासेस को भेजिए और कहिए कि आप भी देखिए ना,
चाय की दुकान पर जब आप आगे से बात करेंगे तो आपकी बातों में वज़न होगा, है ना। चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं।